Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is the 10th video lecture of your medieval history series. In the last video we finished the Delhi Sultanate जहां हमने पांचों जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में पढ़ा और आज हम फ्रॉम नॉर्थ वी आर गोइंग टू मूव अ बिट साउथ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम की which were contemporary basically to the Delhi Sultanate more or less. So क्या था ये विजयनगर और बहामनी किंगडम? Both these kingdoms rose to control the Sultanate और जब सल्तनत कमजोर हुई, जब सल्तनत वीक हुई, स्पेशली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त से सल्तनत कमजोर होने लगी और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये दोनों किंगडम विजयनगर एंड बहामनी किंगडम ये दोनों फाउंड किसने किए? उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने सल्तनत के खिलाफ बगावत की, सल्तनत के अगेंस्ट रिवोल्ट किया. By the 15th and the early 16th century, the Sultanate in the north, had given way to a series of regional kingdoms. So, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Delhi itself as a kingdom and Bengal. तो ये एक कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, जो दिल्ली सल्तनत वीक हुई, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे. Shortly after Muhammad bin Tughlaq, whose efforts to expand south were more intensive, he withdrew from his capital Daulatabad in the Deccan. तो हमने ये देखा कि एक मेजर एक क्रिटिसाइज्ड स्टेप मोहम्मद बिन तुगलक का ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ में अपनी कैपिटल दौलताबाद को, देवगिरी को कैपिटल बनाया और फिर उसने वापस वो, क्योंकि वो डेक्कन पे कंट्रोल करना चाह रहा था, फिर वो वापस दिल्ली चला गया. इसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत का होल्ड था ओवर व्हाट वी कॉल एज डेक्कन, वो कम हुआ और इसकी वजह से साउथ रीजन में, सदर्न रीजन में, डेक्कन रीजन में बहुत सारे डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकल के आए और विजयनगर और बहामनी किंगडम उनमें से मेजर थे. The Bahmani kingdom, like the Sultanate, gave way to more localized power in the Deccan. तो जब ये बहामनी किंगडम का अगर हम समराइज देखें तो शुरुआत तो एज अ किंगडम हुआ, लेकिन लेटर ऑन ये 5 बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर और गोलकोंडा, इसमें फर्दर ये बाइफरकेट होगा in the late 15th century in the Mughal era. Zafar Khan, also known as Bahman Shah, became the founder of an important dynasty in 1345, which ruled Deccan for almost 2 centuries, and Gulbarga was his capital instead of दौलताबाद. तो ये जफर खान जो थे, बहामन शाह जो थे, इन्होंने बहामनी किंगडम की शुरुआत की थी और बेसिकली ये भी ऑफिसर ही थे दिल्ली सल्तनत में. और जब इन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कमजोर हो रही है तो इन्होंने अपना किंगडम इंडिपेंडेंट करा और इंस्टेड दौलताबाद की जगह गुलबर्गा को अपनी कैपिटल बनाया. हम पहले देखेंगे विजयनगर किंगडम, फिर हम देखेंगे बहामनी किंगडम. So Vijayanagar Empire, it was from 1336 to 1672. It was a long period. इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की हरिहर और बुक्का ने, the founder of the Vijayanagar city in 1336 AD on the banks of river Tungabhadra. और इनकी कैपिटल क्या थी? हम्पी. हम्पी इनकी कैपिटल थी. They served under there was a Hoysala king, वीर बल्लाल III, उसके अंडर ये काम करते थे और ये इन्होंने वहां से जैसे ही वो वीक हुआ, इन्होंने अलग करके विजयनगर किंगडम की, विजयनगर एम्पायर की स्टैब्लिश किया. विजयनगर एम्पायर जो है वो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो थी उन्होंने रूल किया: संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अराविदु. ये चारों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अराविदु. अब देखते हैं कि इनके जो इम्पोर्टेंट, ये था विजयनगर एम्पायर. आप देख सकते हैं. तो ये कर्नाटका, इवन सम पार्ट्स दे हैव टच्ड लाइक उड़ीसा, और ये पूरा हिस्सा जो है डेक्कन का, ये विजयनगर एम्पायर था. दिस होल, so you can see a small part of Maharashtra is also there, parts of Chhattisgarh, Odisha, they were touching like झारखंड बॉर्डर को टच कर रहे थे. तो दिस वाज ह्यूज. हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की. हरिहर वन, he was the ruler of the Sangama dynasty और इन्होंने मैसूर और मदुरई को कैप्चर किया. 1356 में बुक्का सक्सीडेड हिम. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जब हम विजयनगर किंगडम की बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था वो थे कृष्णदेवराया. और कृष्णदेवराया जो थे वो तुलुवा डायनेस्टी के थे.
एंड ही इज द मोस्ट फेमस किंग. जो तेनाली राम वाली जो सीरीज आती है उसमें जो कृष्णदेवराया थे, ही इज द वन. सो उनके टाइम पे एक पोर्चुगीज ट्रैवलर आया था, उसका नाम था डोमिंगो पेस. और ये जो डोमिंगो पेस था, ही सेड, मतलब जो उसका रिमार्क था रिगार्डिंग द किंग, रिगार्डिंग कृष्णदेवराया, was that he was the most feared and perfect king there could possibly be. So he was like, उसका ये impression था. Now if we talk about कृष्णदेवराया's conquest, तो उन्होंने शिवसमुद्रम 1510 में और रायचूर 1512 में, उड़ीसा और वारंगल को 1523 में कैप्चर किया. His empire extended from river Krishna in the south to river Kaveri, नॉर्थ कृष्णा से लेके कावेरी तक और अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, जो हमने यहाँ इस मैप में देखा. सो यू कैन सी दिस फ्रॉम कृष्णा टू कावेरी एंड इवन बियॉन्ड दैट, एंड दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल. तो ये इनके उसका एक्सटेंट था कृष्णदेवराया का. अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम नवरत्न की बात करते हैं, जो courtiers who played a critical role in the administrative policies of अकबर. हम जब मराठास की बात करेंगे तो हम अष्टप्रधान की बात करेंगे, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था, विजयनगर एम्पायर में भी था, जहाँ पे हम उन्हें कहते थे अष्टदिग्गज. और ये इट वाज अ ग्रुप ऑफ 8 स्कॉलर्स adorned in his court, means in कृष्णदेवराया's court, and they were who? So ये 8 लोग थे, लाइक अकबर के नवरत्न थे, तो इनके अष्टदिग्गज थे. ये कौन कौन थे? अल्लासनी पेदाना, he was the author of Manu Charitram and was also known as Andhra Kavi Pitama. So Andhra Kavi Pitama means you can understand the Telugu, मतलब ये पोएट थे, और ये बहुत इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क इज मनु चरित्रम. और इनको क्या टाइटल दिया गया? इनको ये टाइटल दिया गया आंध्र कवि कविता पितामा. मीन्स ही इज लाइक द पितामा, मीन्स यू नो फादर ऑफ आंध्र कविता. यू कैन ट्रांसलेट इट लाइक दैट. दूसरे थे नंदी थिमन्ना. थिमन्ना जो थे ये परिजात पहारनम, इसके ऑथर थे. उसके अलावा ये मदयागिरी मल्लाना, धुरजाति, रामभद्र कवि, पिंगाली सुराना एंड द तेनाली रामकृष्ण. ये बड़ा फेमस कैरेक्टर हुआ, और इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ और वो सब भी, सीरीज़ वगैरह भी, कार्टून्स भी आते थे. सो वो जो कार्टून्स, एंड इट इज़ दैट ही वाज अमंग दैट अष्ट दिग्गजा ऑफ कृष्णदेवराया. और ये इनके कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है. नाम जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. सदर्न नेम्स है विदाउट एनी ऑफेंस to the people from the south, sir. We North Indians have very difficulty in pronouncing the names. So please, with all apologies if anything is pronounced incorrectly. I you know, my sincerest apologies, but unfortunately it's difficult for us. Then also we give it a try. Well, moving on. हम कृष्णदेवराय के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो उस वक्त कुछ ऐसा थोड़ी था कि जीएसटी लग रहा था. हर किसी के, किसी भी राजा के, किसी भी उसका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, मेन सोर्स ऑफ इनकम था, इट वाज द लैंड रेवेन्यू. द लैंड वाज केयरफुली सर्वेड एंड टैक्स वर कलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? कृष्णदेवराय, उनको प्रोडक्शन से नहीं, उन्होंने कहा फर्टिलिटी कितनी अच्छी है, उस बेसिस पे जो है हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो भी रेवेन्यू चार्ज होगा वो उस बेसिस पे होगा. एग्रीकल्चर को, डैम्स को और कैनाल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि इनका भी यही मानना था कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा, टैक्सेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो इससे ये होगा कि जो आपकी रियाया है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो भी फ्लरिश करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मिलेगा. They were controlled by their irrigation policies. Textile भी था, mining, metallurgy, perfumery and other several industry existed. Now this is something unique that you have to understand. कृष्णदेवराय के टाइम पे ये सारी चीजें थी. They had commercial relations with islands in the Indian Ocean. Abyssinia means Ethiopia. Arabia, Burma, China, Persia, that is Iran, Portugal, South Africa and the Malay. This Malaysian islands, Malaysian group of islands, that is the Malay archipelago.
यहाँ पे ये इनके ट्रेड रिलेशंस थे, तो देयर इकोनॉमी वाज आल्सो गुड, देयर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो गुड. सो दिस इज मेजरली अबाउट द विजयनगर एंड द विजयनगर किंगडम. इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप चाहे कितना आप याद कर सकते हैं, हरिहर एंड बुक्का वर इम्पोर्टेंट क्योंकि वो फाउंडर थे, लेकिन डायनेस्टीज, डिफरेंट डायनेस्टीज आल्सो रूल्ड दिस विजयनगर किंगडम, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो कृष्णदेवराया ही थे, और इनके टाइम पे ही मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ. और रिमेंबर द नेम ऑफ दिस दैट पोर्टुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस, कि वो इनके टाइम पे आए थे, और व्हाट द रिमार्क दैट ही गिव ऑन हिम. सो दिस वाज अबाउट द विजयनगर किंगडम. Let us move forward to the Bahmani kingdom. It was the other part from 1347 to 1526. The Bahmani kingdom was a Persianized Muslim state. Now, Persianized means यहाँ Persian dominate करेगा in the Deccan in South India, and one of the major medieval Indian kingdoms. So medieval India में था, short lived था, करीब करीब 200 साल का. और इसके बारे में देखते हैं क्या है. हसन गंगू बहामनी was the फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम. तो उधर कौन था, हरिहर एंड बुक्का, इधर कौन थे, हसन गंगू. ही वाज अ टर्किश ऑफिसर ऑफ देवागिरी. देवागिरी मींस दौलताबाद, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां कैपिटल शिफ्ट की थी. 1347 में ही एस्टैब्लिश्ड हिज इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम एंड ही स्ट्रेच्ड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, included whole of Deccan up to the river Krishna, and the capital at गुलबर्गा. अब इसमें मेजर रूलर्स कौन कौन थे. सबसे पहले आते हैं 1358 से आफ्टर हसन गंगू कौन आता है, मोहम्मद शाह वन आता है, एंड ही वाज आफ्टर हिम, एंड ही डिफीटेड द कपाया नायक्स ऑफ वारंगल एंड द विजयनगर रिवर रूलर बुक्का वन. तो वो जो बुक्का वन हमने पढ़ा था विजयनगर किंगडम में, वो वारंगल जो है इनके हाथ में आ गया, और विजयनगर का भी कुछ हिस्सा इन्होंने कैप्चर किया. फिर उसके बाद मोहम्मद शाह वन के बाद मोहम्मद शाह टू आता है इन 1378, and he was like a peace lover and developed a friendly relations with their neighbors, with his neighbors, and he built many mosques, madrasas, and place of madrasa means it is a place of learning. जैसे आप देखोगे सनातन धर्म में गुरुकुल कंसेप्ट था, ऐसे इस्लाम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे मदरसा का कंसेप्ट होता है. Unfortunately, it has been defined and at some places used for very different purposes, but we are not going to fall into that. But the basic, the fundamental meaning of madrasa, it is basically a residential place of learning, residential or non-residential. And hospitals also, उसने hospitals भी बनाए, education centers भी बनाए, mosque भी बनाया. Then came Ahmad Shah. Ahmad Shah from 1422 to 1435. He was an heartless ruler. He conquered the kingdom of Warangal. क्योंकि ये देखो उस टाइम पे ये दोनों विजयनगर और बहामनी किंगडम more or less they coexisted. तो कभी किसी के पास कुछ, कभी किसी के पास कुछ. So he changed the capital from Gulbarga to Bidar. ये important है. इसके लिए सिर्फ यही important है कि he changed the capital from Gulbarga to Bidar. तो consider the, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, consider the following statements about the Bahmani kingdom. That Ahmad Shah, let's say Ahmad Shah shifted the capital from Gulbarga to Bidar, and it was Muhammad Shah II who defeated Bukka I. So the second statement is wrong, the first statement is correct. इस तरीके के सवाल आ सकते हैं. So you need to understand these points very well. Then Muhammad Shah III from 1463 to 1482. He was only 9. छोटी सी उम्र में वो बन गए. एंड इनका जो एक्चुअली जब भी आप देखेंगे, अभी अकबर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैरम खान आएंगे. अकबर विल बिकम अ किंग इन वेरी यंग एज रादर इन टीन एज, और फिर एक रेजेंट होता है जो उसको उनके सारे डिसीजंस और जो रूलर होता है उसको लीड करता है. सो यहाँ मोहम्मद शाह III के केस में इट वाज मोहम्मद गवान. इट वाज हिज मोहम्मद गवान एबल लीडरशिप, जहाँ पे बहामनी किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. तो कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर और विजयनगर, इन सभी रूलर्स को वो हराते हैं और बहामनी किंगडम को स्ट्रेंथन करते हैं मोहम्मद गवान. तो मोहम्मद गवान इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है कि मोहम्मद गवान किसके टाइम पे थे. मोहम्मद शाह 1, 2, 3, तो मोहम्मद गवान इज लाइक मोहम्मद शाह III, ध्यान रखिएगा. देन ही डाइड इन 1482. और हुआ क्या कि आफ्टर गवान तक तो सब सही चला, लेकिन जैसे ही
मोहम्मद गवान की डेथ होती है और ये मोहम्मद शाह 3 भी चला जाता है, तो ये बहामनी किंगडम जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम नेट। ये इंपॉर्टेंट टेबल यूं है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली आ जाता है। क्यों हुआ क्या, जो जो बहामनी किंगडम था वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अहमदनगर को ऑक्यूपाई किया निजाम शाही डायनेस्टी ने या निजाम शाही रूलर्स ने, बीजापुर को आदिल शाही रूलर्स ने, बेरार को इमाद शाही रूलर्स ने, बिदर को बरीद शाही ने और गोलकोंडा को कुतुब शाही रूलर्स ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान और ये मोहम्मद शाह थर्ड के बाद, दिस वाज द लास्ट जहाँ पे बहामनी किंगडम रिमेन्ड यूनाइटेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये 5 हिस्सों में बढ़ गया, अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, बिदर और गोलकोंडा। This is basically the Maharashtra and the Karnataka and some this Andhra region, ये उस region की हम बात कर रहे हैं, by the names you can understand। और हर किसी पे एक नई फैमिली, निज़ाम शाही रूलर्स थे, आदिल शाही, इमाद शाही, बरीद शाही और कुतुब शाही रूलर्स। तो ये 5 हिस्सों में बहामनी किंगडम डिवाइड हो गया और जब किंगडम डिवाइड हो जाता है तो उसका दी एंड हो जाता है। हम बात करें अगर आर्किटेक्चर इन विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स की, तो द कैपिटल सिटीज ऑफ बहामनीज दैट इज गुलबर्गा और बिदर boosted of many fine buildings। The जामा मस्जिद ऑफ गुलबर्गा important है और मदरसा at बिदर important है because they had that Persian style of architecture। But the most important building of that time and in this Bahamani kingdom was the Gol Gumbaz at Bijapur, with the tomb of one Bijapur king। So ये Bijapur means आ गया आदिल शाही। ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग में अक्सर आ जाता है। Keep this in mind, this is important। So is it and its dome, Gol Gumbaz का जो dome है, it is said to be one of the largest dome in the world। So this Gol Gumbaz is important। Inside the fort, the king of Deccan built magnificent buildings। The fort of Daulatabad and Golconda are example। Golconda का किला, if someone has visited that part, you must have seen how huge it is and how magnificent it is from inside। The new city of Vijayanagar, now it is in ruins, built by its ruler, represented by the well-known site of Hampi। तो वो जो हम्पी था वो विजयनगर की साइट्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बिकॉज हमें एज सच कई फॉरेन ट्रैवलर्स, मार्को पोलो भी उस टाइम पे आए, अब्दुल रजाक भी आए। द न्यू एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन टेम्पल आर्किटेक्चर। In addition to main shrine, a smaller temple was built in the northwest called Amma Shrine, where Lord or main deities consort resided। So ये एक नया कंसेप्ट आया टेम्पल बिल्डिंग में, आर्ट एंड कल्चर में आप इसको इन डिटेल देख सकते हैं। So this was roughly about the विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मेजर चीज़ें आई हैव टोल्ड यू विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसके ऊपर कुछ और एड ऑन चाहते हैं, कर सकते हैं, वेल एंड नो, दैट्स ओके, बट आई हैव टोल्ड यू द मेन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो दिस वाज अबाउट विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। I hope you are getting it well, you are understanding it well, and if you are doing and if that is there, I think I'm succeeding in my task of summarizing this medieval history in a crisp manner। So we'll see you, I'll see you in the next session, जहाँ पे हम start करेंगे our 11th lecture। I'll start with the Mughal Empire। Till then, have a great time at home, stay safe, stay healthy। See you in the next session, thank you so much।